नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने आज के गेस्ट का स्वागत करें आप सबके बीच, दर्शकों, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। 2 दिन की चर्चा पूरी हो गई है और आज प्रधानमंत्री की बारी है, लेकिन हम बात करेंगे कल पर, यानी बीता हुआ कल। कल कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार संसद पधारे और अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। लगभग 37 मिनट तक बोलते हुए पहले 18 मिनट 19 मिनट उन्होंने अपना यशस्वी गान किया, अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए, अपने घुटने के बारे में बताया और न जाने क्या क्या बताते रहे। बाकी अंतिम 10 12 15 मिनट में उन्होंने मणिपुर पर बोला तो जरूर, बोलते हुए सबसे पहले तो भारत माता की हत्या की कामना की, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक इतिहास बनाया है संसद में लिपटने का, चिपटने का, आंख मारने का, तो उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए मामला इस बार फ्लाइंग किस तक पहुंचा। ये इशारा हुआ संसद में। बॉडी लैंग्वेज से बोलने लगे हैं अब राहुल गांधी। वो कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने खुद को संत और न जाने क्या अवतार घोषित कर दिया है कि अब वो मुंह से तो बोलते ही हैं, अब वो बॉडी लैंग्वेज से भी बोल रहे हैं। तो आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के गेस्ट व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्ते। सर, बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। जो बात कभी लिपटने चिपटने तक थी, आंख मारने तक थी, अब तो वो फ्लाइंग किस तक पहुंच गई है। सर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी बहाल करते समय कहा था कि भाई मेरे जरा जुबान पर कंट्रोल लगाओ, तो उन्होंने जुबान का दूसरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संसद में बातचीत और विमर्श की ये नई मर्यादा कहां तक पहुंचाएंगे राहुल गांधी? सर देखिए, एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसको जरा इस तरह से समझें कि कुछ तो बात होगी बंदे में, भाजपा वाले यूं ही अपना स्टार प्रचारक उसे नहीं बुलाते। राहुल गांधी का इंतजार कांग्रेस जितना शिद्दत से नहीं कर रही थी, उतना ये भाजपा वाले कर रहे थे। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह एक प्रकट रहस्य है। दरअसल कल परसों जब मैं बात कर रहा था अपने एक सीनियर पत्रकार मित्र से, बहुत सीनियर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की आधी समस्याएं निबट गई हैं क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। इससे 2-3 बातें होंगी कि एक तो विपक्ष के खेमे में अभी तक जो तथाकथित एकता दिख रही थी उसके धुर्रे उड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि वह एक परिवार से आगे नहीं देख पाती है, और वह देखती नहीं है, देखना चाहती भी नहीं। इधर जो नीतीश कुमार हैं, ममता जी हैं, या फिर जो भी शरद पवार हैं, इन लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं जाहिर तौर पर 10 बर्तन हैं, और ऐसे बर्तन हैं जिनका आपस में टकराने का पूरा इतिहास रहा है। तो भाजपा के खेमे में हर्ष की लहर है, और वह यूं ही नहीं है। राहुल गांधी ने अपने कल के आचरण से यह सिद्ध भी कर दिया है। एक बार वह प्रधानमंत्री के गले पड़ गए थे, फिर उन्होंने आंख मारी थी, और कल उन्होंने फ्लाइंग किस दे दी। दोष यहाँ राहुल गांधी का नहीं है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, एक बात होती है कि करते करते कहीं बहक जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ तत्वों का भी असर हो सकता है। काफी विराम के बाद आए हैं, हो सकता है मन भटक गया हो, बहुत दिनों से उन्होंने छुट्टी भी नहीं ली है। अक्सर वो जो छुट्टी पर जाते हैं उसके बाद रेजुनवेट होके आते हैं। उन्होंने कहा अभी कि भारत जोड़ो यात्रा से उनके घुटने में तकलीफ हुई, तमाम तरह की तकलीफ, तो राहुल गांधी को इसलिए माफ किया जा सकता है। और सारा दोष दरअसल उन बुद्धि पिशाचों का है जो राहुल की हर एक गलती को जायज ठहराते हैं, और उसी तरह वह राहुल की इस गलती को भी जायज ठहरा रहे हैं। और हमारे देश में बुद्धिजीवी, मैं फिर से इसको कोट अनकोट कहता हूं कि बुद्धिजीविता का क्या स्तर है, वह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया है। एक
महिला होते हुए, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होते हुए, और वह कह रही हैं, जब स्मृति ईरानी ने शिकायत दर्ज करवाई है और 22 सांसदों ने, ध्यान रहे, और वो केवल भाजपा के सांसद नहीं है, एनडीए की सांसद है, उसमें कई सारी, इन सांसदों ने जो शिकायत कराई है, तो स्वाति मालीवाल का कथन है कि आपके पिछली रो में बृजभूषण बैठे हुए थे और उनके लिए आपने कुछ नहीं कहा, उस समय आपको शर्म नहीं आई और अब आपको शर्म आ रही है। भाई, बृजभूषण पर कानून अपना काम कर रहा है, पूरे कुश्ती जगत की ऐसी तैसी करवा दी इन बुद्धि पिशाचों ने, और आज से फिर शायद एक नया नाटक जंतर मंतर पर शुरू होने वाला है, या हो गया होगा जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो फिर से वही लोग आने वाले हैं। स्वाति मालीवाल का ये है, पूरी सोशल मीडिया आप देख लीजिए तो सोशल मीडिया अटी पड़ी है राहुल गांधी को डिफेंड करने से, और इसमें डिफेंस करने की कोई बात नहीं है। आप इस देश के एक सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वायनाड की जो भी आबादी हो आप उसके प्रतिनिधि हैं। हमारी जो भी व्यवस्था है उससे हमें जो भी शिकायत हो या उससे जो भी गिला शिकवा हो, बावजूद इसके हमारे देश में अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संसद हमारी सर्वोच्च पंचायत है, ठीक। अब उस पंचायत में बैठकर आप फ्लाइंग किस दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी हठधर्मिता इतनी है, आपके चंपुओं की हठधर्मिता इतनी है कि वो बता रहे हैं कि यह तो एक वर्ग में ऐसे ही चलता है। तो ये जो भावना है बुद्धि पिशाचों की कि ऐसे ही चलता है, वह दिक्कत है। ऐसे ही क्या चलता है, मतलब अगर आप कहें कि ठीक है फ्लाइंग किस ऐसे ही चलता है, तो अब राहुल गांधी अगली बार स्मूच तक आएंगे, हो सकता है। और राहुल गांधी भाई मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, जैसा कि हमारा मीडिया उनको कोट करता है या जैसा तमाम कांग्रेसी उनको कोट करते हैं, तो ऐसे स्मूच के पार्टनर की व्यवस्था करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो वो भी संसद में शायद हम देख लें, और उसको भी अगर डिफेंड किया जाएगा तो अब उसके आगे की बात मैं क्या कहूं, लेकिन शायद वो भी दिन हमें देखने को नसीब हो जाए। पता चला है कि राहुल भाई लगे पड़े हैं और आसन से लगातार व्यवस्था दी जा रही है कि इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, और बाहर आके राहुल भाई कह रहे हैं कि हमें अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, जैसे अभी वो कहते हैं ना कि अमित शाह हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है उस समय कहें कि भाई हमें अपना काम नहीं करने दिया गया, मैं तो काम करने गया था, मोहम्मद की दुकान है और उस दुकान की एक ब्रांच मैंने संसद में चलती हुई कार्यवाही के बीच में खोलनी चाहिए, और ये फांसीवादी सरकार जो है, जो स्पीकर हैं, उन्होंने हमें ऐसा करने नहीं दिया। तो इस देश में सब कुछ संभव है, क्योंकि बुद्धिजीवी होने के नाम पर बुद्धि पिशाचों ने ऐसा बंटाधार किया है इस देश में, ऐसा मट्ठा डाला है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बुद्धि पिशाच उसको डिफेंड करने चले आए। बिल्कुल। और आपने जब कहा तो यहाँ आपकी बातचीत से मुझे दो चीज मैंने उठाया। एक तो उठाया मैंने कि हमें हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये अरविंद केजरीवाल जी का भी असर हो सकता है। वो आई डॉट है, उसको तो मैं पूरा बोलता भी नहीं हूँ, जो भी इनका इंडिपेंडेंट अलायंस है, तो अब केजरीवाल जी का असर हो सकता है। और दूसरा कि जब कांग्रेसी प्रवक्ता उतर आते हैं कि साहब ओम बिरला साहब को राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी को दिखाया ही नहीं गया, कैमरा पूरी तरीके से फोकस था ओम बिरला पे। तो जब वो आप कह रहे हैं कि इससे आगे बढ़ेंगे और वो काम करने पे उतरेंगे, तो कांग्रेसी प्रवक्ता उधर संसद के बाहर ये चिल्ला रहे होंगे कि साहब देश को देखने ही नहीं दिया कि राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। तो बात अब यहां तक जा रही है तो फिर ये भी जाएगी। अच्छा व्यालोक जी, यह ठीक है कि आप जो एक होंगे, आप किसी दूसरी जगह पे रह रहे होंगे, आपने अपना नाम भी इंडिया चुना है, हालांकि वो इंडिया अगेंस्ट मतलब भारत के सामने कैसे खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने शुरुआत की कि मैं देश देखने निकला था, मैं देश समझने निकला था। तो ये क्या पप्पियां और चुम्मियां और फ्लाइंग किस समझ के और आए हैं, ये किस भारत को समझ आए हैं? नहीं, ये तो उनकी विरासत है,
भाई वो अपने दादा का नाम तो लेते नहीं है, लेकिन उनकी मरहूम दादी के जो पिता थे उन्होंने भारत की खोज की थी। ठीक है, जैसे भाई पंडित आदमी भी थे, पंडित उनके नाम में लगता है, तो नेहरू जो दुर्घटनावश हिंदू थे उन्होंने इस देश की खोज की थी और एक महान काव्य लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको 12 कोट भी किया जाता है। और उसके जरिए यह भी हमें बताया जाता है कि नेहरू एक महान इतिहासकार थे, एक महान अध्येता थे, एक महान और क्या क्या नहीं थे, पता नहीं क्या क्या थे। तो यह तो उनका वंशानुगत है। पर नाना गए थे भारत की खोज करने और राहुल बाबा उस भारत से चुम्मा चाटी खोज कर ले आए हैं। भाई 4 पीढ़ी में इतनी प्रगति है, आप कहीं संघ वंग से जुड़े हुए तो नहीं है, आप इतना जल क्यों रहे हैं? 4 ही नहीं, मुझे पीढ़ी लग रहा तो गुजरी है अभी। तो एक भाई देखिए, परनाना निकले थे भारत की खोज करने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये निकले भारत को जोड़ने, क्योंकि इन लोगों ने तो यही सिखाया है ना कि भारत भाई, और ये बात राहुल गांधी कई बार बोल भी चुके हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत देश नहीं है, यह समूह है। तो जैसी शिक्षा होगी, वो कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, 12वीं 13वीं पास होंगे, और उनके एक जो सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल, उनका चूंकि पढ़ने लिखने पर बहुत जोर रहता है। तो मैं बता दूं कि उनका जब स्टीफन्स में एडमिशन हुआ था तो वो शायद निशानेबाजी या बास्केटबॉल किसी इस पर हुआ था। तो राहुल बाबा अभी चुम्मा चाटी सीख कर आए हैं। मैं फिर से बात को वहीं ले जाऊंगा कि बुद्धि पिशाच और राहुल यानी कांग्रेस के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती है, लज्जा से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आप देखिए कि उनके जो नायब सूबेदार या तहसीलदार जो भी हैं, राघव चड्ढा, जब वो भाषण दे रहे थे दिल्ली सर्विस बिल पर, तो भाई हमारे जितने भी पुराने लेखक हैं, कवि हैं, ये सब तो गरीब की भौजाई हैं, जिसको मन आता है वो कुछ ना कुछ कह देता है। अब दिनकर ने लिखा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। अब राघव चड्ढा बेचारे, पता नहीं, आजकल तो वैसे भी मतलब राहुल बाबा ने मोहब्बत की दुकान खोली है और राघव चड्ढा तो मोहब्बत में गिरफ्तार ही है। तो उन्होंने क्या इसका पढ़ा, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। अब लीजिए, हंसी का मतलब तलवार, और तलवार को उन्होंने हंसी से बदल दिया, और परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे हिंदी की भी ऐसी तैसी कर दी। भाई परिजन की हंसी उड़ाएंगे या परिजन की हंसी नहीं उड़ाएंगे, परिजन पर हंसी क्या उड़ाते हैं? ये वही हो गया कि जो किया उसको आजकल जैसे करा करी भाई लोगों ने चला दिया है, दिल्ली की जनता ने खास तौर से, कि हमने ये करा, हमने, और इसमें भी कांग्रेस का योगदान है। देखिए कांग्रेस किस तरह, हमारे कांग्रेस के एक और प्रधानमंत्री हुए थे, माननीय राजीव गांधी जी, ये करा करी का रोग उनका ही दिया हुआ है कि हमने ये करा, हमने वो करा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो किया नाम की क्रिया को उन्होंने विस्थापित कर दिया और करा को ले आए। वही राघव चड्ढा जी ने किया। जो पार्टी, जो व्यक्ति लगातार पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर देता है, और राघव चड्ढा जी के पास शायद कई सारी डिग्रियां भी हैं, बहुत वो फ्लॉन्ट भी करते हैं, वह आदमी 2 लाइन अगर शुद्ध नहीं बोल पाता है तो उसको शर्मसार होकर संसद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यह भी मेरी बड़ी डिमांड है, पहली कि उनको लज्जा आए, और यह असंभव है, और दूसरी कि वो संसद सदस्यता छोड़ दें, क्योंकि वो तो नकली सिग्नेचर भी करवा चुके हैं। बहरहाल बात फिर से वही राहुल की और उनको डिफेंड करने वालों की। मैं इस बात को थोड़ा सा और 2 मिनट समय लेकर और आगे बढ़ाऊंगा।
हमारे यहाँ बुद्धिजीवी होने का जो एक पैमाना रखा गया, और वो पैमाने सारे बने चुकी हमारे पहले दुर्घटनावश हिंदू प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी के समय, तो वो जितने आयाम बने, जितने निकष बने, जितने भी पैमाने बने, वह सारा ऐसा हुआ है कि उसने पूरा मटिया मेट कर दिया है, गुड़ गोबर कर दिया है। इसी से राघव चड्ढा भी पैदा हो रहे हैं, इसी से राहुल गांधी भी पैदा हो रहे हैं, और जब तक इनमें आमूल चूल इनकी जड़ों में मट्ठा नहीं डाला जाएगा तब तक ऐसा ही होगा। एक और उदाहरण देता हूं, वैसे ये उदाहरण मैं बहुत बार दे चुका हूं तो कुछ नया दूंगा, लेकिन एक उदाहरण, भारत का शेक्सपियर, भारत का नेपोलियन। क्यों भैया? कालिदास कब हुए, समुद्रगुप्त कब हुए, ये नेपोलियन कल के पैदा हुए, शेक्सपियर परसों के पैदा हुए, और आपको तुलना के लिए इन्हीं से मिलता है। अरे 1000-1500 वर्षों का आपका इतिहास है महाराज, और चूंकि आपने नहीं देखा तो वो घटना हुई ही नहीं। मतलब ये वही बात हुई कि सावन में पैदा हुए, भादों में आपने घोषणा कर दी कि आई बाप ऐसन बाढ़ ना देख ली, अब पूरी जिंदगी में ऐसन बाढ़ ना देख ली। भाई अभी 1 महीने के हुए हो यार। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को समझो। तो उसी तरह एक और मजेदार बात है, लगातार हमें पढ़ाया जाता है और शायद इस पीढ़ी में भी पढ़ाया जा रहा है कि वास्को द गामा नाम के एक लुटेरे ने, समुद्री लुटेरे ने, जिसको पायरेट कहते हैं, उसने भारत की खोज की। कब की मालिक? तो 1498 ईस्वी के आसपास कालीकट में उतरा था ना, 15वीं सदी में मान लीजिए। ठीक, एग्जैक्ट अगर आप कुछ मुझसे बहस भी करना चाह रहे हैं, कोई भी अगर करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए कि 15वीं शताब्दी में वो समुद्री लुटेरा उसने खोज की। और आपके सिकंदर कब आए थे महाराज? तो ईसा पूर्व 3री सदी में सिकंदर किस पर आक्रमण करने आए थे? भारत पर। मेगास्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका लिखा। तो ससुरी कौन से इंडिया को खोज के चले गए? और हमारे पहले प्रधानमंत्री किस भारत की खोज करने निकले थे? जब तक आप इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों पर लगाम नहीं लगाएंगे, उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक यूरोप का उच्छिष्ट जूठा कबाड़ हम खाते रहेंगे, और अब तो अरब का जूठा खाने में भी हमको गर्व महसूस हो रहा है, तो यूरोप और अरब का जूठा आप जब तक खाते रहेंगे तब तक इस तरह के नमूने अनायास और भरपूर मात्रा में पैदा होंगे, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो राहुल विंची हो, चाहे वो कोई भी हो। वो इसी तरह की अलगम बलगम बातें करेंगे और आप इसी तरह उनसे मजा ले सकते हैं। हालांकि एक बात मैं कह दूं कि राहुल गांधी मजा लेने योग्य विषय नहीं है, वह बहुत खतरनाक हैं। यह आप उनके विदेशी भाषणों में देखिए, विदेशी दौरों में देखिए, उनके संसद के भाषण को देखिए, वह व्यक्ति भारत माता की हत्या की बात करता है। और अगर कोई आम व्यक्ति करे, मैं और आप कर दें, तो हमारे ऊपर मुकदमा होगा, जेल होगा। लेकिन उस व्यक्ति को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है, जबकि तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को शिकंजे में लेने की जरूरत है, उसको सिखाने की जरूरत है, और उस पर कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, संसद के भीतर मान लीजिए वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो भाई कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी कई बार मजबूरी भी होगी, पीठ पीछे वो कुछ कहते भी होंगे, लेकिन डिफेंड करना मजबूरी है। प्रवक्ताओं का टीवी पे आके किसी न किसी तरीके से उनको जोड़ जाड़ के डिफेंड करना है। लेकिन आपने जो ये बुद्धिखोरों की बात की, बुद्धि पिचास जिसे आप कह रहे हैं, मैं उसे बुद्धिखोरी कहता हूँ। उनके कर्म को बुद्धिखोरी, और उनको अगर मैं कहूँ तो मैं बुद्धिखोर कहता हूँ। बड़ा एक मतलब अजीब सी स्थिति है। राहुल देव, मैं तो नाम लूंगा, और अब जब ये बिल्कुल अपने सारी चीजों को छोड़ के, अपनी उम्र का तकाजा छोड़ के, अपनी पुरानी समझ और सोच
जो भी रही हो वो सारा छोड़ के जब इस तरीके से घाघरा उठाए फिर रहे हैं व्यक्ति, तो फिर इनके नाम क्यों नहीं लिए जाएं। राहुल देव से किसी ने ट्विटर पर पूछा कि साहब ये क्या है, तो वो डिफेंड करते हुए है। और क्या कह के उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि दरअसल भारतीय समाज जो दकियानुसी, जैसे आपने अभी हमें कह दिया था कि संघी हो क्या, तो उनका भी लगभग टोन वही था कि देखो तुम सब लोग दकियानुसी व्यक्ति हो, गैर पढ़े लिखे हो, बिलो द स्टैंडर्ड हो, तुमको नहीं पता राहुल गांधी जिस क्लास से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, जिस कुलीन राजवंश से वो ताल्लुक रखते हैं, वहां तो इस तरह से चुम्मियां उड़ाना बहुत नॉर्मल सी बात है। और आप इसको सहज लेना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही राहुल राहुल देव, देव जब उन्हीं के ट्विटर पर नीचे जवाब दिया जाता है, और मैं नाम अब इस जवाब देने वाले व्यक्ति का नहीं लूंगा, लेकिन जब उसने जवाब दिया कि ऐसा है, तुम अपना ये सारा ज्ञान और अपनी सारी बुद्धिमत्ता अपने पास रखो, तो उसको वही राहुल देव पलट के आके कहते क्या है कि आपके अंदर भारतीय संस्कार नहीं है, आपके अंदर भारत की जो समाज है वह किस तरह से अपने बड़ों का आदर करता है ये नहीं है। तो मतलब एक तरफ ट्वीट से शुरू होती है बेशर्मी का बचाव, और नीचे आके संस्कार का ज्ञान दिया जाता है। तो ये कौन सा अस्तर है आखिर, क्यों इस तरह की बुद्धिखोरी करने लगे हैं सो कॉल्ड बुद्धिखोर। राहुल देव ही नहीं, ये जितने बुद्धि पिशाच हैं ये एक लंबी श्रृंखला है। पहले राहुल देव के जेंडर को अगर देखें तो चलिए, पुरुष होने के नाते उनको थोड़ा बहुत छूट मैं दे देता हूँ, हालांकि देनी नहीं चाहिए, फिर भी चूंकि वो पुरुष हैं तो हो सकता है कि उतने संवेदनशील ना हो। इस मायने पर 1 मिनट के लिए राहुल देव की बात अलग रखते हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, संसद से बाहर निकल रही थी, कांड हुआ ही था, और प्रेस ने पूछ लिया, उन्होंने ऑन कैमरा क्या कहा। वही प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस से रूठकर शिवसेना में गई हैं। कांग्रेस से क्यों रूठी इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वह कैसे डिफेंड कर रही हैं, कह रही हैं कि उन्होंने किसी एक को चुंबन थोड़े ना उछाला था, उधर 20-22 महिलाएं थी और सबका वो अभिवादन करने का तरीका था। भाई मोहब्बत की दुकान है, आप लोग इतने साल से नफरत देखते आए हो, इसलिए आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह है प्रियंका चतुर्वेदी जी का स्टेटमेंट, ऑन रिकॉर्ड और हर एक जगह मौजूद है। उसी तरह राहुल देव पुराने ये हैं, भले ही वो कभी हिंदी को लेकर आंदोलन चलाते हैं, कभी खुद को एक नैष्ठिक और एक निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, लेकिन चिलमन के पीछे क्या है राहुल जी, यह हम सभी जान रहे हैं। तो चिलमन के पीछे यही है कि भाई भाजपाई भाव दे नहीं रहे हैं, अभी चुनाव का समय है, तो थोड़ा सा कांग्रेस से लग भीड़ के किसी भी तरह उस तरफ कि जो भी जूठन जो भी प्रसाद है वो मिल जाए तो थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए। और मैं भी नाम लेके कह रहा हूँ, इनके साथ कई बार ट्विटर पर द्वंद्व भी हुआ है, अब तो खैर उन्होंने मतलब बंद कर दिया है, और हमने भी, वो शायद मुझे पहचाने भी नहीं, आमने सामने भी बातचीत हुई है, लेकिन मैं बुद्धि पिशाचों की इसी प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहा हूं। अगर मैं केवल ये बोल दूं कि वह जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, जिसमें महिलाएं भी हैं, और कोई आदमी उनकी पहचान का ही आदमी फ्लाइंग किस उछाल दे, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और अगर मैं ये बात बोल दूं तो तुरंत वो मुझे ब्रैकेट में कर देंगे कि मैं पुरुषवादी हूं, मैं संघी हूं, मैं लंपट हूं, मैं दक्षिणपंथी हूं। मैं कौन हूं इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, मुझे ब्रैकेट करने में, मुझे लेबल करने में उनकी सारी एनर्जी जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, इस देश ने शुरुआत से ही गलत राह पकड़ी, और वो इसलिए पकड़ी क्योंकि हमारे पास पहला प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति था जो दुर्घटनावश हिंदू था, जिसके पास इस देश की सभ्यता और संस्कृति की कोई जानकारी नहीं थी, जो अपने यूरोपीय दोस्तों को भारतवर्ष के नाम पर जब वह बुलाता था अपने दिल्ली के महल में, तो सपेरों को दिखाता था।
इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि जिस व्यक्ति को एक नए नवेले देश को बनाने का जिम्मा दिया गया था, वह आदमी उसकी जड़ों के बारे में ही नहीं जानता था। वह जीवन भर डिस्कवरी ऑफ इंडिया करता रहा, तो वह भारत को भला क्या बनाता और क्या बिगाड़ता। और उस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहां से एक और बात, जब इतिहास, जिसको आज हम लोग, जो इतिहास का विषय इतना गंभीर बन गया है, जिस पर सैफ्रनाइजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या आरोप लग रहे हैं, हालांकि इस सरकार से भी मैं बहुत खुश नहीं हूं और वह अलग मुद्दा है, क्योंकि जितनी तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। काम हो रहा है पर उसकी रफ्तार धीमी है, लेकिन शायद जब 70 साल बिगाड़ने में लगे हैं तो बनाने में भी कुछ समय लगेगा। बहरहाल, इतिहास की यह धारा हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बाकायदा 1950-52 के समय जब यह तय करना था कि भारतवर्ष का इतिहास कैसे लिखा जाएगा, यह बाकायदा तय हुआ है और बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, इसके लिए बाकायदा सभाएं हुई हैं। तब दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि नेशनलिस्ट तरीके से हम लोग लिखें इतिहास, और दूसरा तरीका था जिसको शब्दों का मुलम्मा दिया गया कि हम लोग ऑब्जेक्टिवली लिखें, लेकिन वो दरअसल था कि वो मार्क्सवादी तरीके से लिखने की बात हो रही थी। और नेहरू ने उसी समय मार्क्सवादी तरीके का चयन किया। उसके बाद उनकी बिटिया ने आगे बढ़ के 1970 के दशक में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से एक ऐसा वहां पर सेंटर खोला जहां पर तमाम रोमिला और बिपिन चंद्रा और ऐसे तमाम, और उसके बाद तो आप नाम लेते जाइए, और तमाम लोग हैं, जिसमें DN झा हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को गोमांस भक्षी बता दिया, जिनको ऋग्वेद में पता नहीं कहाँ से गोमांस का होने का ये मिल गया, प्रमाण मिल गया। और इन किसी से भी, अब तो खैर रोमिला आंटी ने वो अपना आर्यन आक्रमण का सिद्धांत जो है वह वापस ले लिया है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इसको स्वीकारा है। लेकिन मुद्दा यही है कि इतिहास आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक यही सब घालमेल होगा कि आप समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताएंगे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताएंगे। आपकी जो 5000 10,000 वर्षों की एक महान सभ्यता है जो अब प्रकट भी हो रही है, चाहे वो राखी गढ़ी हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे लोथल हो, कालीबंगा हो। और तब आप, कल भी एक महान मूर्खता हुई है, विश्व आदिवासी दिवस बनाया गया है। ये क्या होता है? आदिवासी क्या होता है? मतलब मैं कहाँ का भाई, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और ऐसी तमाम जगहों पर गोरों ने एक पूरी प्रजाति का विनाश किया, अमेरिका में किया, और इसलिए वो इंडिजिनस पीपल डे मनाते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। क्योंकि ईसाइयों में यह है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जाके कन्फेस कर लीजिए तो भैया जीसस आपको गले लगा लेंगे। हमारे यहाँ तो पाप की सजा मिलती है, हमारे यहाँ तो अपराध का दंड विधान है। तो उन्होंने इंडिजिनस पीपल डे मनाया, तो अब आप लगे विश्व आदिवासी दिवस मनाने। मतलब हमारे यहाँ झारखंड में ही केवल आदिवासी हैं, या छत्तीसगढ़ में, या MP में। तो कहने का अर्थ यह है कि राहुल का तमाशा हो, या राघव का हो, या आतिशी का हो, या जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनकी मूर्खता हो, ये जो भी हो, इस सब का लेन देन हमारी पुरानी बातों में है। और इसका हल केवल इतना है कि इतिहास की गति ठीक की जाए, इतिहास लेखन को ठीक किया जाए, और इन तमाम लोगों को कड़े से कड़े शब्दों में, आचरण में और सजा दी जाए इन लोगों को। अन्यथा ये, मैं बता रहा हूं कि ये अभी चुंबन पर हैं, अगली बार से आप देखिएगा संसद में ये कोट अनकोट काम करने में प्रवृत्त पाए जाएंगे, और इससे ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं, लिपटना, चिपटना, आंख मारना,
उसके बाद पप्पियां लेना, तो उसके बाद फिर आपका वही बचता है जो आप कोट अनकोट कर रहे हैं। लेकिन इसी में हमको एक व्यक्ति से और उम्मीद है, वो जो आजकल तुकबंदियां करने लगे हैं, वो आजकल जो अंग्रेजी के पोएम्स लिखने लगे हैं और उसको बाकायदे गाने लगे हैं, तो हमें लगता है कि वो भी जो है जुम्मे के दिन इस तरह का जरूर करेंगे। मैं मोनो इज माई पापा, मोनो इज माई डैडी, है ना, तो वो भी कहेंगे फ्लाइंग किस। तो किसी भी समय रवीश कुमार का ये गाना भी देश देखना चाहेगा कि जरा एक दिन फिर वो जो सालों साल अपने मुंह पे फाउंडेशन पोत के और बड़ी बड़ी लाइटों के बीच महंगे स्टूडियो में नाचते गाते रहे हैं, तो वो एक बार फिर मतलब वो कविता अनुभव है सर, मतलब अद्भुत कविता थी, अद्भुत कविता थी। और क्या सुर में गाया उन्होंने, बस एक जो है घाघरा पहन कर उसको नाचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो किस उछाला है, उस किस उछालने पर इस जैसे पाखंडी शुद्धतावादी नाच के भी दिखाएंगे। व्यालोक जी, संसद की मर्यादा, संसद में व्यवहार की मर्यादा, संसद में भाषाई मर्यादा, चारित्रिक मर्यादा और अपने कम से कम हाथ पैर चलाने की मर्यादा, किसी अगर व्यक्ति किसी टॉक्सिकेशन में ना हो तो कम से कम उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती और उससे बलात् भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा लगा कि राहुल गांधी स्वभावगत और बड़े स्वाभाविक तौर पर ये सब कर जाते हैं। बहरहाल आपने जिस तरीके से पूरे कुनबे को, मैं कुनबा जब कह रहा हूं तो मेरा मतलब गांधी परिवार से नहीं है, इस तरह की सोच रखने वाले और इस तरह की सोच का समर्थन करने वाले, बैंड बाजा बजा के नाचने वाले, वो जो पूरे बाराती हैं राहुल गांधी की सोच को दूल्हा बना के, उनके बारे में दर्शकों तक एक बात पहुंची होगी और दर्शक एक अपनी राय अलग से कायम करेंगे। दर्शकों, आज की हमारी बातचीत कैसी रही ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए इसी के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हुए सबसे पहले क्या, सबसे अंत में व्यालोक जी को, अपने आज के अतिथि को धन्यवाद देते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। और इसी